नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इंटर प्लस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको अंग्रेजी व्याकरण से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसके बारे में बताते रहते हैं। इसके साथ आपके डेली यूज में आने वाले सेंटेंस होते हैं उसके बारे में आपको अभिव्यक्तियां बताते रहते हैं। बहुत ही जल्द हम इंग्लिश भाषा जिस भी कंपटीशन में पूछी जाती है उन सभी कंपटीशन के जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन पेपर है, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं जो किसी भी एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी की एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी उसके अंदर, ताकि आप उसका फायदा ले सके। किसी भी एग्जाम में अपीयर होने से पहले आपको एक बेसिक आइडिया हो सके कि इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से हमें सॉल्व करना है। क्लास में बैठकर किसी भी थ्योरी को पढ़ना एक अलग चीज होती है और प्रैक्टिकली जब भी अपन उसको अप्रोच करते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तो वो चीज अलग होती है। तो हमारा प्रयास ये है कि बिल्कुल आपको रियल वाली तैयारी करवाई जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आपका फील्ड होता है और एक खिलाड़ी की जो खेल की प्रतिभा होती है वो वास्तव में फील्ड के अंदर ही डेवलप होती है, क्लास के अंदर बैठ के नहीं। तो उसी तरह आप थ्योरी कितनी ही पढ़ ले, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से अपने को एलिमिनेट करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करके समझना है कि वास्तव में पूछा क्या गया है, तो ये स्किल आप जितनी फील्ड के अंदर जाएंगे, फील्ड का मतलब यहाँ पे है क्वेश्चन पेपर करेंगे जितना ज्यादा, तो उससे ही ये चीज डेवलप होगी। इसी चीजों को ध्यान में रख के हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द इंग्लिश भाषा के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनकी एक पूरी सीरीज बनाई जाए। तो आशा करता हूं कि ये चीज आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो उसके लिए आपको इस चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है, ताकि जैसे ही हम वो सीरीज चालू करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज का पहला अपन सेंटेंस देखते हैं। जब भी मैं देखता हूं कि जैसा कि मैं देख रहा हूं कि आजकल जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं इंग्लिश भाषा के, उसके अंदर बहुत ज्यादा टफ लेवल आ रहा है। पहले जो होता था कि बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जाते थे अंग्रेजी भाषा से, लेकिन जैसे समय के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, उसके अंदर बहुत ज्यादा टफ हो रहे हैं। तो मैं जब भी ये बोल रहा हूँ कि जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल अंग्रेजी भाषा के अंदर बहुत ही टफ क्वेश्चन आने लगे हैं, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जैसा कि मैं ये मतलब परसीव कर पा रहा हूँ, जैसा कि मुझे बोध हो पा रहा है, तो जैसा कि मैं कोई काम कर पा रहा हूँ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जैसा कि मैं सोच पा रहा हूँ, उसके लिए जिसका फ्रेज का यूज किया जाता है वो है एज आई कैन सी। तो ये हो गया एज का मतलब हो गया जैसा, जैसा कि, ठीक है। और उसके बाद आई सी इट, एज आई सी इट या एज आई कैन सी इट, समझ रहे हो, या एज आई कैन थिंक इट। थिंक इट का मतलब क्या हो गया, जैसा कि मैं सोच पा रहा हूं। एज आई कैन फील इट, जैसा कि मैं फील कर पा रहा हूं। तो उसके आगे जो भी ये आप वर्ब लगाएंगे, मुख्य क्रिया या जो वर्ब की मतलब मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी वो लगा सकते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, एज आई सी इट, या एज आई कैन सी इट, जैसा कि मैं सोच पा रहा हूं, एज आई कैन थिंक इट, या जैसा कि मैं महसूस कर पा रहा हूं, एज आई कैन फील इट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी वर्ब लगा के सेंटेंस बना सकते हैं, तो वो बन जाएगा जैसा कि सेंस के अंदर। लेकिन आपको ये है कि इस तरीके का कोई भी सेंटेंस हो, कहीं पे भी आपको दिख जाए, तो आपको उस मौके को छोड़ना नहीं है और उस तरीके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं उनको नोट डाउन कर लेना है। तो उस मौके को चूकना नहीं है, अवसर को हाथ से जाने नहीं देना है कि भी बड़े सौभाग्य से हमें ये नौकरी मिली है, तो इस अवसर को हमें हाथ से जाने नहीं देना है। तो इस तरीके जो सेंटेंस हम बात करते हैं तो उसके लिए होगा डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। डोंट मिस का मतलब, एक मिस का मतलब वो खो जाना, कि भाई कोई मिसिंग चाइल्ड है, जैसे कुछ आदमी लापता हो जाते हैं तो उसके लिए भी मिस का प्रयोग किया जाता है। एक मिस का मतलब वो महिलाओं के नाम के आगे लगाया जाता है, वो मिस होता है, मिस इंडिया होती है, मिस वर्ल्ड होती है, तो इस तरीके का होता है। लेकिन यहाँ पे मिस का मतलब क्या है, यह एक मेन वर्ब के रूप में प्रयोग, और मिस का मतलब होता है कि कोई टारगेट से डेविएट कर जाना या चूक जाना। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, तो इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना है। ये इसको अपॉर्चुनिटी भी पढ़ते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी भी पढ़ते हैं, तो वो एक अलग जो फोनोलॉजी का सब्जेक्ट हो गया, उसका फोनेटिक साउंड सिस्टम कैसा है उसका है, तो वो धीरे धीरे आपको उसके बारे में भी बताएंगे। आई यू डू,
फर्स्ट यू डू, ये थोड़ा आपसे गलत हो गया तो इसको यहाँ पे क्रॉस कर। पूरा दिन भर का आज काम निपटा के मैं यहाँ पे बैठा हूं, तो आज क्या है, मैंने पूरे घर के अंदर पोछा लगा दिया है। तो आई हैव मॉप्ड द एंटायर हाउस। पूरे घर के लिए क्या बोलते हैं, कंप्लीट हाउस नहीं बोलते हैं या होल हाउस नहीं बोलते हैं, ऑल हाउस भी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे एंटायर हाउस। देखिए कंप्लीट का हो गया संपूर्ण, वो अलग सेंस में यूज होता है। WHO ओली जो ये होल होता है, इसका मतलब भी होता है पूरा, इस ऑल का मतलब भी होता है पूरा, और इस एंटायर का मतलब भी होता है पूरा। तो यहाँ पे जिस पूरा शब्द का प्रयोग हाउस के साथ किया जाएगा कि मैंने पूरे घर के अंदर पोछा लगा दिया, तो आई हैव मॉप्ड ऑल द हाउस नहीं होगा, आई हैव मॉप्ड होल हाउस नहीं होगा, यहाँ पे होगा आई हैव मॉप्ड द एंटायर हाउस, यानी पूरे घर के अंदर पोछा लगा दिया, पूरे घर पे पोछा मार दिया है। अब ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये मॉप है, ये मॉप के सेकंड फॉर्म में मॉप का मतलब होता है किसी चीज को वाइप आउट करना, किसी चीज के पोछा लगा के उसको ड्राई करना, सुखाना। तो उसके लिए जिस फॉर्म का, जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है वो है मॉप। मॉप क्या है, एक मेन वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है, जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो MOP मॉप क्या हो गया, इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया। और हम यहाँ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग होता है। तीसरे रूप के अंदर सामान्यतया ed लगता है। अब कहाँ पे ed लगता है, कहाँ पे t लगता है, कहाँ पे इरेगुलर तरीके से बनता है और कहाँ पे सेम रहती है, ये ग्रामर के अंदर जब अपन कंसेप्ट पढ़ेंगे वर्ब किस तरह से चलता है उसमें आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए तो आओ कभी हमारे भी यूट्यूब चैनल पे 90s के अंदर एक फिल्म चलती थी जिसके अंदर एक डायलॉग फेमस हो गया था कि आओ कभी हवेली पर। तो वहां पे कोई ऐसे बाहुबली होता है तो किसी थाने के अंदर जाता है और किसी इंस्पेक्टर को बुलाता है कि भी आओ कभी हवेली पर, मतलब वो उससे निगोशिएट करके एक क्रोनी कैपिटलिज्म डेवलप करने की कोशिश करता है, या नेपोटिज्म जिसको अपन बोलते हैं, कि उनके साथ मधुर संबंध बना के भ्रष्टाचार में लिप्त होके या कुछ इलीगल काम करवाने के लिए, इस तरीके की साठगांठ के लिए। तो उस संदर्भ में बोला गया था आओ कभी हवेली पे। इसका मतलब वो है कि इनडायरेक्टली उसको इनवाइट कर रहा था कि आके हम मित्रता करें। इसी तरह हम भी किसी को बोलते हैं कि आइए कभी घर पे आइए। जैसे हम बाहर निकले हैं और हमें कोई रिश्तेदार मिला है तो हम उसको बोलते हैं कि हमारे पास भी कभी आइए। तो इसके लिए हम बोलेंगे एवर कम टू अस। कम टू अस का मतलब ये हमारे पास, ठीक है। टू अस का मतलब हो गया हमारे पास, और कम का मतलब आइए, और एवर का मतलब हो गया है कभी। तो ये एवर क्या है, कभी एक क्रिया विशेषणात्मक अभिव्यक्ति ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, ठीक है। तो कभी हमारे पास भी आइए, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। तो कभी हमें भी पढ़ाइए, एवर टीच मी। जैसे कभी हमें भी खिलाइए, एवर फीड अस, या कभी हमें भी ले चलिए, एवर टेक अस टू सिनेमा, कभी हमें भी सिनेमा ले चलिए। तो इस तरह के जो सेंटेंस बनाएंगे उसके अंदर एवर लगा देंगे, बाकी आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। बेसिकली ये इंपेरेटिव टाइप का ये सेंटेंस होता है, तो इसमें आपकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन ठीक है, हमारा काम तो प्रयास करना है, आगे ईश्वर की इच्छा है। अगर ईश्वर ने चाहा तो हमारी जो ये क्लासेस चल रही है वो रंग लाएगी इसकी मेहनत, और चैनल भी ग्रो होगा। इसके साथ साथ आपको जो ये कंटेंट दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध होगी। तो अगर ईश्वर ने चाहा तो हिंदी में हम बोलते हैं कि अगर भगवान ने चाहा तो ये हो जाएगा, ये चाहा तो वो हो जाएगा, या जिसको उर्दू के अंदर बोलते हैं इंशाअल्लाह, अगर ये हुआ तो इंशाअल्लाह ये हो जाएगा। इंशाअल्लाह का मतलब भी हो गया है कि इफ गॉड विल्स, और जैसे भगवान ने चाहा तो उसके लिए जिस फ्रेज का यूज करेंगे वो हो जाएगा इफ गॉड्स विल, ठीक है। इस प्रकार का ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया है, ओपन कंडीशन है। इफ गॉड्स विल, अगर विल का मतलब हो गया है इच्छा होना, एक विल का मतलब वसीयत भी होता है, एक विल का मतलब दृढ़ निश्चय वाला भी होता है। लेकिन यहाँ पे है अगर गॉड ने चाहा, इफ गॉड विश, यानी ईश्वर ने चाहा, विल्स यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म लग रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब का रूप लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म, इसलिए सिंगुलर के साथ एस या यस लग के आता है। तो इफ गॉड्स विल एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यानी हर चीज क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब भी हम इस तरीके की बात बोलते हैं
कि इफ गॉड्स विल एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, इफ गॉड्स विल यू विल सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, इफ गॉड्स विल आई विल बिकम ए टीचर, इफ गॉड्स विल आई विल बिकम ए क्रिमिनल एडवोकेट। अगर भगवान ने चाहा तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इफ गॉड्स विल उसके आगे जो भी सेंटेंस आप लगा के बोलना चाहें वो फ्रेज लगा सकते हैं और उसका सेंटेंस निकल जाएगा अगर भगवान ने चाहा तो। लेकिन जब भी हमारे जैसे तैयारी नहीं होती या कोई भी दुख का समय होता है तो बड़ी मुश्किल से निकलता है। लेकिन जब भी अपन कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं या सुख के दिन होते हैं, कहीं पे घूमने जाते हैं, कहीं पे मजा आता है हमें, या टीवी देखते हैं या यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वॉच मतलब यूट्यूब के वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में टाइम कब मालूम निकल जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। तो जब भी हम ऐसा बोलते हैं कि समय कैसे निकल जाता है मालूम ही नहीं पड़ता, तो उसके लिए निकलने के लिए कुछ अलग टाइप का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे हम बोलेंगे उसके लिए जो इंग्लिश एक्सप्रेशन यूज होता है वो होता है टाइम फ्लाइज। टाइम उड़ता है, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, यानी जब भी आप क्या कहते हैं किसी सुखी होते हैं या कोई चीज के मजे ले रहे होते हैं, आनंद में होते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि समय कैसे बीत जाता है। तो जब भी हम हिंदी में ये इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं कि पता ही नहीं चलता कैसे समय बीत गया या कैसे समय बीत जाता है या मालूम ही नहीं पड़ा हमें, तो बातों बातों के अंदर, तो बातों बातों के अंदर तो अलग हो जाएगा। लेकिन समय का जब भी सेंस हो कि पता ही नहीं चलता समय कैसे बीत गया है, तो उसके लिए होगा टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। ठीक है, तो आपको जो भी सेंटेंस बनाना उसके आगे लिख देना है टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज क्या हो गया, ये भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, यहाँ पे एस लग के बन रहा है। अच्छा, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, उत्तर भारत के अंदर मानसून आया हुआ है, तो जैसे ही बारिश होती है, बारिश अगर कंटिन्यू नहीं हो, रेगुलर नहीं हो, इंटरमिटेंटली और इंटरवल पे हो, तो उसमें क्या होता है कि बारिश होने के बाद और ज्यादा उमस बढ़ जाती है, चिपचिपापन हो जाता है, ह्यूमिडिटी एनवायरमेंट में बढ़ जाती है, तो वातावरण क्या है और ज्यादा गर्म हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आजकल क्या कहते हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। तो जब भी हम इस तरह के एक्सप्रेशन यूज करते हैं कोई चीज बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे, यानी गेटिंग का मतलब हो गया हो रहा है, इट्स गेटिंग, तो ये क्या है, इट क्या है, एक एम्प्टी सब्जेक्ट है। एम्प्टी सब्जेक्ट जब अपन ग्रामर के अंदर पढ़ेंगे प्रोनाउन वाला चैप्टर, तब ये इट का प्रयोग एक एम्प्टी सब्जेक्ट के रूप में या इंट्रोडक्टरी के रूप में कैसे हो सकता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इट्स गेटिंग यानी हो रहा है, हॉटर क्या है, हॉट का कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव यानी पिछले दिनों से और अधिक क्या कहते हैं कंसेक्यूटिवली बढ़ रहा है। इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे, यानी प्रतिदिन। जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं डे बाय डे, तो यहाँ पे डेज बाय डेज नहीं होगा इधर, या यहाँ पर भी सिंगुलर नाउन आएगा, यहाँ पर भी सिंगुलर नाउन आएगा और बीच में ये प्रेपोजिशन आएगी। इस तरह की जो ये फिक्स्ड फ्रेज होती है, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस के अंदर, बैंकिंग के अंदर, पीओ के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे एस लगा देंगे या इधर एस लगा देंगे या दोनों के अंदर एस लगा देंगे, तो वहां पे आपको होता है कि भी करेक्ट फॉर्म का चूज करना होता है। तो आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे हो, इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे, यानी प्रतिदिन क्या है गर्मी बढ़ती जा रही है। तो आज के ये 6-7 एक्सप्रेशन रहे हैं, आशा करता हूं कि आपके जो कंपटीशन में भी यूज आएंगे और कॉम्प्रिहेंशन और आपकी कम्युनिकेशन स्किल को भी बूस्ट करेंगे। अगर आपका ये क्वालिटी और इसका कंटेंट अच्छा लगा हो क्लास का, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। इसी के साथ आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो इंग्लिश भाषा से रिलेटेड, ट्रांसलेशन से रिलेटेड, आप तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ इस सेशन से विदा लेता हूं, धन्यवाद।